खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के लिए फिक्रमंद होना क्या गुनाह है, यह सवाल खड़ा हो गया है एक नई कंट्रोवर्सी के बाद जो खड़ी हुई नसीरुद्दीन शाह के एक बयान के बाद, जिसमें वो इस बात को लेकर अपनी फिक्र जता रहे हैं कि अगर उनके बच्चे कल को किसी सड़क से गुजर रहे हों और कोई उनसे पूछ ले कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो उनके पास तो कोई जवाब नहीं होगा। कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब यह था कि देश की फिजा बदल रही है और ऐसे वक्त को लेकर उनके मन में फिक्र है इस देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है। और जैसे ही उन्होंने यह चिंता जताई, सोशल मीडिया पर एक पूरी की पूरी ब्रिगेड और बीजेपी के तमाम कई नेता, आरएसएस के कई विचारक उनके खिलाफ खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर उन्हें गद्दार तक कहा जाने लगा। तो यह सवाल दरअसल देश के सामने रखा है नसीरुद्दीन शाह ने अब से थोड़ी देर पहले इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन देते हुए कि आखिर देश के लिए फिक्र करना, अपने ही देश के लिए, अपने ही वतन के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है उसे बताना और उसके लिए चिंता जाहिर करना, यह कब से गुनाह हो गया और आखिर मुझे गद्दार क्यों कहा जाने लगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। हमने बुलंदशहर तशद्दुद में देखा कि आज मुल्क में एक गाय की मौत की अहमियत पुलिस अफसर की जान से ज्यादा होती है। समाज में चारों तरफ जहर फैल गया है। मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर मेरे बच्चों को हुजूम ने घेर लिया और उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो मेरे बच्चों के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने इन ख्यालात का इजहार क्या किया कि उनके खिलाफ तलवारें खींच गई, उन्हें बुरा भला कहा जाने लगा, उन्हें गद्दार कहा जाने लगा, पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जाने लगा। यूपी नवनिर्माण सेना के सदर अमित जानी ने तो नसीरुद्दीन का कराची का हवाई जहाज का टिकट तक बुक करा दिया। अमित जानी ने उन्हें गद्दार करार देते हुए कहा कि नसीरुद्दीन पाकिस्तान के यौम आजादी पर मुल्क से निकल जाएं ताकि 15 अगस्त को मुल्क से एक गद्दार का बोझ कम हो। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। तो भारत से प्यार नहीं है, भारत में डर लगता है, या तो हनुमान चालीसा पढ़ ले। वो कल नवाब कह ही रहे हैं कि हनुमान जी मुसलमान थे, या फिर पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान से कम एक गद्दार। लेकिन नसीरुद्दीन ने शिद्दत पसंदों की तनकीद को दरकिनार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और वो अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो बात मैंने कही वो एक चिंतित भारतवासी की हैसियत से मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। मुझे नहीं मालूम इस दफा मैंने कौन सा ऐसा क्या कह दिया कि मुझे गद्दार ठहराया जा रहा है। मैं अपने मुल्क जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरा अपना घर है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी फिक्र जाहिर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे स्टेटमेंट में गलती थी, हमारे कहने में गलती थी। हकीकत तो यह है कि हम सिर्फ उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कहना चाहते थे। देश के प्रति ऐसी बात कहना बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि नसीरुद्दीन ने गलत क्या कहा? क्या आज इस मुल्क में ये हालात पैदा नहीं हो गए हैं कि इंसान की जान एक जानवर की जान के मुकाबले हकीर हो चुकी है? क्या मुल्क की रवादारी की कदीम रिवायत की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? क्या हमारे कान अब सच्चाई सुनने के आदी नहीं रह गए हैं? क्या मुल्क के फिरकावाराना हम आहंगी पर मंडराते खतरों पर फिक्रमंदी जाहिर करने वाले इस मुल्क के गद्दार हो गए हैं? नसीरुद्दीन ने तो किसी मुसलमान का मामला भी नहीं उठाया। उन्होंने तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल पर अफसोस जाहिर किया। नसीरुद्दीन शाह की पहचान एक मंझे हुए अदाकार से ज्यादा एक निहायत सेक्युलर सोच रखने वाले एक मुहिब्बे वतन की है। नसीरुद्दीन ने जो सवालात उठाए हैं, तकरीबन वही सवालात मुल्क के 82 साबिक नौकरशाह उठा चुके हैं, जिन्होंने खुला खत लिखकर बुलंदशहर तशद्दुद पर योगी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक नौकरशाहों ने तो योगी से इस्तीफे तक का मुतालबा कर डाला। इन नौकरशाहों पर तो गद्दार होने का लेबल किसी ने नहीं लगाया। वही बातें कहने पर नसीरुद्दीन गद्दार कैसे हो गए? गलत को गलत कहना
हमारे मुल्क में गद्दारी कब से हो गया? क्या ये सब सोचने की जिम्मेदारी और मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी और अमन आश्ती का माहौल कायम करने की जिम्मेदारी हुक्मरानों की नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज प्राइम डिबेट में उठाने जा रहे हैं हम, वो यही है कि देश के लिए फिक्रमंद होना गुनाह कब से हो गया? तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर अपोज कर रही है नसीरुद्दीन शाह को और कह रही है कि उनका यह बयान सरासर गलत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से अपने बयान के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अश्वनी उपाध्याय साहब हमारे साथ लाइव इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब हमारे नोएडा स्टूडियो से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीनियर लीडर हैं सीपीआई के। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ आज मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए, संघ का पक्ष रखने के लिए। और थोड़ी देर में अरुण बख्शी साहब जो कि जाने माने एक्टर हैं, मुंबई से इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। नसीरुद्दीन शाह साहब का पक्ष रखने के लिए कितना सही कितना गलत, क्या उनको लगता है, और फिल्म इंडस्ट्री की क्या सोच है नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को लेकर, यह हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बस चंद पलों में अरुण बख्शी साहब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे और मौलाना सूफियान निजामी भी हमारे साथ होंगे बस चंद पलों में। लेकिन सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत आप ही से आज कर लेते हैं। जी। नसीरुद्दीन शाह के बयान में गलत क्या है? अगर कोई शख्स अपने ही देश, अपने ही वतन, अपने ही मुल्क के लिए फिक्रमंद हो रहा है कि यहां पर ये घटनाएं हुई हैं और इसको देखकर मुझे चिंता होती है। देखिए, वैसे तो भारतीय संविधान में 19 का धारा के अंतर्गत सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और इसके दृष्टि से देखा जाए तो नसीरुद्दीन साहब ने जो कहा है, एक ऐसे मौके पर यह बात कही है और ऐसे नजरिए से इस बात को पेश किया है कि यह माना जा रहा है कि यह उनकी कम्युनल सोच का नतीजा है। कम्युनल सोच कैसे है, मैं साबित करता हूं इसको। अच्छा, जब गुलशन कुमार की हत्या बंबई में हुई तो इनको देश की फिक्र नहीं हुई, ये कैसे कह सकते हैं? भिवंडी में दंगे हुए और वहां नहीं, एक जबान नहीं बोल रही है। और मैं देख रहा हूं चुनाव आते आते अभी बहुत से लोगों को डर लगेगा, और इसी चुनाव में आप देखिएगा बहुत सारे अवार्ड वापसी गैंग जो है वो सक्रिय होगा। ये अर्बन नक्सलाइट और ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं, बड़ा स्लीपिंग मॉड्यूल बना के चलते हैं, अपना स्लीपर सेल बनाए रखते हैं, और बहुत से लोग अभी अवार्ड वापस करेंगे, बहुत से इसी चुनाव के बाद से समाप्त हो जाएगा। मतलब स्लीपर सेल के लोग अवार्ड वापस सुनिए, अवार्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा हो गया इस देश को। इनको 86 में जब मिला इनको पद्मश्री अवार्ड, उसके ठीक पहले पंजाब में सामूहिक नरसंहार हुआ, तब इनको खतरा नहीं नजर आया। आप ये देखिए कि तमाम देश में घटनाएं हुई, कोकराझार में घटना हुई, तब इनको खतरा नजर नहीं आया, इनको देश की फिक्र नहीं हुई। मगर जब चुनाव आया और मोदी को हराने के बाद आई, और जब ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड सक्रिय हुआ, तो इन्होंने शुरुआत बहुत सही समय से किया है, और अभी देश की जनता बहुत से ऐसे लोगों को देखेगी, बहुत से लोगों को देखेगी। आपके कहने का मतलब ये है क्योंकि इस देश में 1984 हुआ, क्योंकि इस देश में 2002 हुआ, इसलिए बुलंदशहर जैसी मामूली घटनाएं होती रहे तो उस पर कोई फिक्र ना जताए। नहीं, बुलंदशहर में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा जाता है तो मारा जाता है। बात बताइए, उस पर कोई चिंता करेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। इन्होंने बिना पूछे यह क्यों कहा कि बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर के जान अधिक कीमती है कि गाय की जान कीमती? अरे भाई, दोनों की कीमती है। तो सवाल क्या है? नहीं, यही मैं इसीलिए कह रहा हूं, यह कम्युनल सोच है। कम्युनल सोच के तहत ये बात कही गई है, क्योंकि ये फरीकान खड़ा किया गया। देखिए, जान किसी की भी हो, वो चाहे गाय की हो और चाहे इंस्पेक्टर की हो, दोनों कीमती है देश के लिए, दोनों कीमती है या इंसान की जान ज्यादा? मगर जब किसी खास, ये तो तय करना पड़ेगा ना, खास मौके पर जब बात कही जाती है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मुझे भी संविधान में अधिकार है यह कहने का कि यह कम्युनल सोच रखने के कारण से यह बात कही गई है, और चुनाव आते आते बहुत से लोग डरेंगे, बहुत से लोग अवार्ड वापस करेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब सिन्हा जी से पूरी तरह से राजनीतिक बयान मान रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लेफ्ट पार्टियों की, कम्युनिस्ट पार्टी की स्लीपर सेल काम कर रही है कांग्रेस को जिताने के लिए, लेकिन स्लीपर सेल का हिस्सा बता दिया नसीरुद्दीन शाह साहब को। समीर भाई
हिंदुस्तान के अंदर, समीर भाई, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 4 साल से सहराई दरिंदे खुले घूम रहे हैं। और वो दरिंदगी की हद यह है कि किसी भी दलित बेटी के ऊपर सरे राह पेट्रोल छिनक कर आग लगा दी जाती है तो इसे उनकी जान की कीमत नजर नहीं आती है। 50 गुंडे आते हैं, चौकी फूंक देते हैं, इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कुछ और कहता है, और जो उस आतंक में इन्वॉल्व थे उन्हें मुआवजा दिया जाता है। तो ये एक चीज है। दूसरी एक चीज है, एक खतरनाक होता है सहराई दरिंदा जो खुला घूमता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है बेलगाम जुबान, जो ये सहराई दरिंदों के हमनवार इनके सरपरस्त देते हैं कि साहब गाय की रक्षा के लिए 2-4 जाने जाएं तो जाती रहे, 2-4 दलित बच्चियों की जान आग लगानी तो लगाती रहिए, मंदिर के अंदर बलात्कार होता तो होने दीजिए, हम आपको छुटा लेंगे, हम आपको मुआवजा दे देंगे। ये इस तरह के जो सहराई दरिंदे इस समय हुकूमत कर रहे हैं, तो ये देश के जो ताने बाने को गुमराह कर रहे हैं। और समीर भाई एक चीज और है, हुक्मरान की जिम्मेदारी होती थी वो मोतियों में एक धागा होता है जिसे माला कहते हैं। माला जब बनाई जाती है जब उसमें मजबूत धागा हो, और मजबूत धागा लोकतंत्र के अंदर हुक्मरान होता है। लेकिन ये लोकतंत्र का जो मजबूत धागा है, जो हुक्मरान है, वो इतना कमजोर धागा है कि उसमें कुछ मोती पिरोना ही नहीं चाहता। उसमें दलित आता है, अल्पसंख्यक आता है, किसान आता है, मजदूर आता है, बेरोजगार आता है। आपकी डिबेट का एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, जब 2016 दरोगा भर्ती पे डिबेट हो रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम 2016 और 13 वालों को नौकरी अगर दे देंगे तो आप लोगों को कहां से देंगे। यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने पहले टेस्ट पास कर लिया है, उन्हें भी ये अपना नहीं मानते। ये उन्हें अपना मानते हैं जो जाके चौकी फूंक दे वो अपना है, जो सहराई दरिंदों वाली जुबान बोले वो अपना है, जो दलित की बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे वो इनका अपना है। तो ये सारे लोग इनके अपने हैं, इनके मुल्क की आवाज इनकी अपनी नजर नहीं आती है। ठीक है। अरुण बख्शी साहब हमारे साथ आज इस डिबेट में बेहद खास मेहमान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तारुफ के मोहताज नहीं है, मुंबई से इस डिबेट को लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो फिक्र जाहिर की है इस देश के माहौल को लेकर, क्या आपको लगता है वो वाजिब है? क्योंकि उसके बाद तो उनके ऊपर आरोपों की ऐसी बौछार हुई कि लोगों ने गद्दार तक कह दिया उन्हें। सिन्हा साहब यहां पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं स्लीपर सेल के लोग हैं ये। मुझे लग रहा है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है बख्शी साहब के, मैं ठीक करवाता हूं बख्शी साहब। तब तक अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई बीजेपी के लोग जिस तरह से एग्रेसिवली बयान दे रहे हैं नसीरुद्दीन शाह को लेकर, जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के प्रवक्ता माफी की डिमांड कर रहे हैं, क्या यही जिम्मेदारी होती है उस दल की, उस पार्टी की जो कि सत्ता नशीन है? देखिए समीर, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो हिंसा किसी भी तरीके की हो उसकी निंदा करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। लेकिन नसीर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अपने आप में एक उम्दा एक्टर है, सामाजिक विषयों पे अपने बातें रखते हैं, खुल के रखते हैं। मैं उनसे केवल इतना आग्रह करना चाहूंगा नसीर साहब से कि जब आप बोलते हैं तो आप सब पे बोलिए। आप अगर बुलंदशहर पे बोलते हैं तो कन्नूर पे भी बोलिए, आप मालदा पे भी बोलिए, आप हावड़ा पे भी बोलिए, आप त्रिवेंद्रम पे भी बोलिए। खुलेआम स्टेट स्पॉन्सर्ड इस समय बाकायदा वायलेंस हो रही है बंगाल और केरल में। वहां के वामपंथी सरकार खुलेआम हत्या करवाती है अपने विरोधियों की, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने कम से कम 5-10 लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को मार नहीं दिया जाता। अभी आज मैं बता रहा हूं, आज बंगाल में नहीं अश्विनी जी, लेकिन किसी पर आप प्रेशर डालकर बयान थोड़ी दिलवाएंगे। अब ये नसीरुद्दीन शाह साहब तय करेंगे ना कि उन्हें केरल की घटना पर बोलना है, उन्हें बंगाल की घटना पर बोलना है या यूपी की घटना पर बोलना है।
किसी पर कोई दबाव तो नहीं है ना इस देश में। बात वो जहां की कर रहे हैं, उसको अगर उसको अगर सुन लिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। समीर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिल्कुल उनकी बात सुन रहा हूं, उसके बाद कह रहा हूं। सवाल यह खड़ा होता है कि नसीर साहब केवल यूपी या बुलंदशहर के रहने वाले नहीं है। नसीर साहब पूरे देश के हीरो हैं, पूरे देश में उनकी इज्जत है। जो वो कहते हैं वो बात पूरे देश में जाती है, वो केवल यूपी के बुलंदशहर में नहीं जाती। तो अगर नसीर साहब अगर निंदा करते हैं, उनको बुलंदशहर की निंदा करना चाहिए, उनको हावड़ा का करना चाहिए, बंगाल करना चाहिए, केरल करना चाहिए। बंगाल में जो टीएमसी के गुंडे वही काम कर रहे हैं जो केरल में वामपंथी गुंडे करते हैं। आज तक उन्होंने नहीं बोला, इसलिए उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। अदरवाइज हिंसा किसी भी तरीके की हो, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। और एक बात मैं आपको समीर और कहूं, आप चाहे तो इसको ब्रेकिंग बना लें। जिस दिन इस देश में 50% लोग राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, देशभक्त, उस दिन मुझे लगता है ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस देश में जाति भक्त हैं, अपने संप्रदाय के भक्त हैं, लोग नेताओं के भक्त हैं, पार्टियों के भक्त हैं, सत्ता के भक्त हैं, पैसे के भक्त हैं, लेकिन देशभक्त नहीं है। जिस दिन इस भारत में 50% लोग देशभक्त हो गए, उस दिन मुझे लगता है इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। अपने आप को वास्तव में ये जो बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग हैं, इनका चश्मा पार्टियों के हिसाब से होता है, इनका चश्मा घटना के हिसाब से होता है, इनका चश्मा जातियों के हिसाब से होता है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ हमारे वामपंथी हैदर साहब, एक मेरा सवाल है आरएसएस और बीजेपी क्या होता है? ये बात तो ठीक, आप ये बात तो कह रहे हैं कि 50% लोग देशभक्त हो जाएं, लेकिन ये जिस तरह से देशभक्त होने का और गद्दार होने का सर्टिफिकेट दे रही है आपकी पार्टी ना, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। अगर कोई शख्स नसीरुद्दीन शाह जैसे सवाल उठा रहा है कोई, तो उस सवाल को सुनने के बजाय आप उससे माफी की डिमांड करते हैं, आप उसे गद्दार बताते हैं, तो उन लोगों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? गद्दारों की श्रेणी में रखा जाएगा, देशद्रोहियों की श्रेणी में रखा जाएगा, या देशभक्तों की श्रेणी में रखा जाएगा? यह तय करना पड़ेगा। अरुण बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है अश्विनी जी, अरुण बख्शी साहब जुड़ गए हमारे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अरुण बख्शी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो कंसर्न जताया है अपने इस इंटरव्यू में, क्या आपको लगता है वो वाजिब है, जायज है? क्योंकि आरोपों की बौछार हो गई उनके खिलाफ, ये बोलने के लिए लोग उन्हें गद्दार कहने लगे। यहां पर बैठे हैं सिन्हा जी, वो कह रहे हैं स्लीपर सेल के लोग हैं ये। अब्बास साहब, ऐसा है कि जितने भी बुद्धिजीवी आज की डेट में हैं, उनके ऊपर निशाना ताने एक पूरा जो कुनबा है वो लगा हुआ है, जितने भी बुद्धिजीवी हैं। और नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत पुराना जानता हूं, हमने काम भी बहुत किया हुआ है, उनके लिए मैंने गाया भी हुआ है, मैं उनके साथ टेनिस भी बहुत खेला हूं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनके दिल को कोई चीज चोट नहीं पहुंचाती है। माहौल वाकई खराब हो गया है, ये हमारी बीजेपी कहती है। देखिए, मेरा झुकाव बीजेपी की तरफ है, मेरा झुकाव मोदी जी की तरफ है, इस बात से मैं दो राय नहीं करूंगा। लेकिन ये जो हमारी आज की बीजेपी है, 4.5 साल के बाद में, 4.25 साल के बाद में, आज की जो बीजेपी, ये 50% देशभक्त बोलते हैं, यहां पे तो 70 से 80% है। प्रॉब्लम तो 20% की है। वो जो 20% जो देशभक्त नहीं है, वो जो उंगली करते हैं, जहां छेद नहीं होता वहां छेद बनाते हैं। अगर माहौल खराब है तो खराब है, अगर किसी ने बोला है तो ठीक बोला है। अरे कमाल कमाल की बातें हो रही है, हनुमान जी को मुसलमान बना रहे, उनको जटायु को मुसलमान बना रहे। अरे बना लो यार, हम देते हैं, रामचंद्र जी को भी देते हैं, मैं लक्ष्मण जी को भी हम देते हैं, इसलिए देते हैं कि वहां जाकर सफाई हो जाएगी, उनकी जो बुद्धि है उनकी ठीक हो जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा। अगर सारे 88,000 देवता ले लो, हमको सिर्फ हम गीता से काम चला लेंगे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें कोई धर्म नहीं है, उसमें विचारधारा है। ये माहौल आजकल का गड़बड़ा है, जहर है माहौल में, इस बात को मानना पड़ेगा। ये हमारी बीजेपी बिल्कुल। और हनुमान जी का आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, संत मुरारी बापू को मैं सुन रहा था, हनुमान जी को लेकर उन्होंने अपने एक प्रवचन में बोला कि हनुमान जी तो सबके हैं, हम यहां जोड़ने में लगे हैं, तुम तोड़ने में लगे हो। ये उनका रिएक्शन था जो कुछ चल रहा है। तो हर शख्स अपनी अपनी बात तो रख रहा है, अगर आप उसी के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर सुधार कैसे होगा? सर
सर चलिए हनुमान जी टपके हैं, चलिए ठीक है, हम सब टपके हैं, लेकिन वो ये पर्सनालिटीज, ये विचारधारा जहां जाएगी वहां पे सफाई करेगी, वो वहां पे उनको शुद्धता देगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसको मुक्त बनाना था उसको युक्त बना दिया इन लोगों ने। इन्हीं हमारी ये बीजेपी ने युक्त बना लिया। वो फला फला नेता क्या खाता है, उसके मुंह से क्या निकला है, उसने भाषण में क्या स्लिप किया है, उसका स्लर क्या हुआ है, वो कुंभकर्ण बोलता है। अरे ये कोई बात बोलने वाली है क्या? अब हर बात पे उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर बात पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। व्हाई? आई वुड लाइक टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, आपकी भाषा कौन लिखता है, कौन है कुंभकर्ण? ये बातें तो कॉमन सेंस की है। कोई बोलेगा रात की नींद होगी, प्रॉब्लम होगा, आप उसको यू आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। ये माहौल वाकई खराब हुआ है। अगर नसीरुद्दीन शाह ने बोला है तो ठीक बोला है, इट्स एब्सोल्युटली राइट। उसके ऊपर कल से गन चल गई है हर जगह पे, मुसलसल वो एपिसोड बन रहे, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, जगह जगह बना हुआ है। अरे मार दो उसको, खत्म कर दो यार, खत्म कर दो ऐसी विचारधारा को यार। हो गया ना, बहुत हो गया। कल से हम देख रहे हैं नसीरुद्दीन शाह ने यह कहा, अरे गद्दार है कि वो आदमी यार, वो इतने अच्छा विचारधारा वाला, पढ़ा लिखा, अगर उसने बोला है तो ही मीन्स इट मैन। और वो उसका घर है, देश है। हम हमारी फील्ड में, सॉरी सर, हमारी फील्ड में हमने पहली बार पता चला कि यार मैं हिंदू हूं। अरे हिंदू, हमने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी के साथ ऐसी बात ही नहीं सोची। हमने तो यह सोचा है कि वी आर वन इंडियन। अपनी बोली, मोहब्बत की बोली, ना हिंदी ना उर्दू ना हिंदुस्तानी, मोहब्बत की बोली है सर। अब ये उस रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बना रहे। अरे कमान मैन, कमान बीजेपी, मेक ए मंदिर आउट ऑफ दैट प्लेस। हो गया, रामचंद्र जी बेचारे वनवास में हैं, उनका घर नहीं है उस इलाके में। आपको कितनी वोटें चाहिए यार? ये अंदर गड़बड़ है सर। ठीक है सर, मोदी जी जैसा आपको लीडर नहीं मिलेगा। And we have to tell UP, साहब आ गए, बख्शी साहब हमारे साथ, उनकी राय भी ले लेते हैं। निजामी साहब ये जी कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। सर ये हमारे यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, कुड यू प्लीज शट अप नाउ। हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा। जब बोलेंगे वो धर्म, ये धर्म, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, ये अरे कमान मैन, एक वो बीजेपी के इश्तिहार की तरह जाते हैं। चेंज योर ड्रेस मैन, बी इंडियन, थिंक इंडियन, कम ऑन जी। हाथ जोड़ के बेनती है, क्या मान्यवर योगी जब इस तरह के बयान हम हिंदुस्तानी सुनते हैं ना, थोड़ा सा छोटा सा दिल ऐसे ही दुखता है जैसे आपका दुख रहा है। एक सच्चे हिंदुस्तानी का, एक सच्चे देशभक्त का दिल ऐसे ही दुखता है जैसा आपका दुख रहा है। और मुझे लगता है वो दिल उसी तरह से नसीरुद्दीन शाह साहब का भी दुखा है, जो उन्होंने अपनी बातें रखी है। तो क्या निजामी साहब, ये एक आम हिंदुस्तानी का दर्द है क्या? और हमने देखा कि नसीरुद्दीन शाह साहब के इस बयान के बाद जिस तरह का रिएक्शन हुआ और झूठ फैलाया गया उनके बारे में, यह कहा गया कि नसीरुद्दीन शाह साहब को हिंदुस्तान में डर लगता है, जबकि उन्होंने अपने बयान में यह कहा ही नहीं। उन्होंने यह कहा है कि हमें डरना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आता है और हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए ऐसे इंसिडेंट पर। तो क्या गलत है इसमें? देखिए समीर भाई, मैं अपनी बात की शुरुआत इस शेर से कहूंगा कि वो कत्ल भी करते हैं तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही सिचुएशन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। बात देखिए, दरअसल यह है कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक अपनी जो रियलिटी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान के लिए एक सच्चे नागरिक की और एक देशभक्त की जो फिक्र होनी चाहिए, वो उन्होंने बयान की है। मैं अभी अश्वनी उपाध्याय साहब हमारे बहुत सीनियर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सिन्हा साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं, यहां बैठे हैं। देखिए, एक विचारधारा से इन लोगों ने बात की। अभी उपाध्याय साहब ने यह कहा था कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने जब अपनी गुफ्तगू शुरू की तो इन स्टेट का नाम नहीं लिया। मैं इनसे कहूंगा कि आपने यूपी का नाम क्यों लिया भाई? आपने कहां लिया यूपी का नाम? आपने बुलंदशहर का नाम कहां लिया? और फिर जो बात की जाएगी, क्या वो आप ही के नुक्ते नजर से हो या आप ही की विचारधारा के तहत हो, तब आप मानेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि अभी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे कि हिंदुस्तान तहफ्फुज के मामले में
96 नंबर पर है, तो क्या मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सिक्योरिटी के लिहाज से हिंदुस्तान बहुत पिछड़ रहा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम यह है कि फिर सिन्हा साहब को डर क्यों लगेगा, उपाध्याय साहब को डर क्यों लगेगा? डर तो पहलू खान की बीवी को लगना चाहिए, डर तो अखलाक की बीवी को लगना चाहिए, डर तो जुनैद की मां को लगना चाहिए, सुबोध कुमार की पत्नी को लगना चाहिए और विवेक तिवारी की पत्नी को लगना चाहिए। भाई आपको डर क्यों लगेगा? और जो जिम्मेदारी आपकी थी अश्वनी उपाध्याय साहब, देखिए तहफ्फुज देना आपकी जिम्मेदारी थी, तहफ्फुज फराहम करना आपकी जिम्मेदारी थी। अब अगर इस सिक्योरिटी पर, इस हिकमत अमली पर और हिंदुस्तान की इस सूरत हाल पर कोई अपनी राय पेश करता है तो आप उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। अभी एक साहब का मैसेज चल रहा है कि साहब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब का टिकट कटा दिया है कराची का। इस तरीके की गुफ्तगू आप करेंगे, आप किसी को अपनी बात नहीं रखने देंगे और फिर अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए और उसकी दुरुस्तगी के लिए और उसकी बका के लिए और इसको पाकिस्तान जैसा मुल्क न बनाने के लिए फिक्र करता है तो आप उसको देशद्रोही और पाकिस्तान भेजने की अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की जो शय है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की भी कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी उपाध्याय साहब, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना कि भाई देश में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जो देशभक्त इंसान होगा, इस देश से मोहब्बत करने वाला शख्स होगा, वो तो परेशान होगा ही ना, वो तो फिक्रमंद होगा ही ना। तो इसमें गलत क्या है जो आप लोग माफी की डिमांड कर रहे हैं उनसे? देखिए समीर भाई, मेरा एक सवाल है बीजेपी समीर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप शायद इसको महसूस भी करते होंगे, लेकिन बात यह है, पहली बात तो नसीर साहब आपको जो कहना था कहे और वो चले गए। आज की डेट में वो भारत में नहीं, वो भारत के बाहर जा चुके हैं। उनको पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना वो नसीर साहब की मर्जी है, उनको कोई भेज नहीं सकता और किसी को भेजना चाहिए नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन हमारा केवल एक बात कहनी है, नसीर साहब हो गए, शाहरुख साहब हो गए, ये लोग बड़े पर्सनालिटीज हैं, इनको पूरा देश सुनता है, इनको तो इंटरनेशनल मीडिया सुनती है, भारत छोड़ दीजिए। ये जब कोई शब्द कहते हैं तो भारत के अलावा दुनिया के और देशों में उसको पब्लिश किया जाता है। नसीर साहब का स्टेटमेंट पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के अखबारों में भी पब्लिश हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जब कुछ बोले तो सिलेक्टिव होकर ना बोले। नसीर साहब को आज तक मैंने कभी सुना नहीं जब कश्मीर से कश्मीरी हिंदू भगाए गए। नसीर साहब को हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी सिख के दंगों पे, 84 के दंगों पे बात किया हो। नसीर साहब को हमने बहुत सा और सारे दंगे हुए उसमें कभी नहीं सुना। आए दिन वहां केरल में मारे जाते हैं, आए दिन बंगाल में मारे। हमारा आप जब बोलिए, मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर देकर ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिलेक्टिविज्म कहां से हो गया। आंख में आपका चश्मा लगा बात, अगर आपको ये लग रहा है कि वो किसी बीइंग अ मुस्लिम वो किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं तो वो तो ये भी नहीं कर रहे हैं यहां पर। नहीं, वो तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की शहादत का जिक्र कर रहे हैं, वो तो उस पूरे इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग का वो इंसिडेंट सुनकर हर किसी को ये लगता है, चिंता होती है कि देश किस तरफ जा रहा है। समीर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुबोध कुमार की जो शहादत हुई उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई। नसीर साहब तब क्यों नहीं बोलते जब बंगाल में कल 2-3 आदमी मारे गए, पिछले हफ्ते मारे गए और पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस ऊपर से उनको पकड़ती है जिनके यहां घर के लोग मारे गए। पुलिस मृतकों के भाई को जाके जेल में बंद करती है, ऊपर से गुंडों को पकड़ने के लिए। ठीक है, अरुण बख्शी साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अरुण बख्शी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना उससे पहले मैं चाहूंगा इस पर आपका एक रिएक्शन। अरुण बख्शी साहब, और वो कुछ बोलते नहीं, वो कह रहे हैं सेलेक्टिव हो रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, इसलिए हमें दिक्कत है। भाई एक सवाल बीजेपी वालों से। जी बख्शी साहब एक मिनट। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस वक्त बेटर स्पोक्समैन की जरूरत है। ओके जी, मुझे ऐसा है सर, लम्हा फिक्रिया ये है कि इस वक्त बीजेपी को अच्छे स्पोक्समैन की जरूरत है जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बता सके। वो क्लीशेड लाइन जो है ना, घिसी पिटी लाइन, उससे काम नहीं चलेगा सर। आई एम अ प्रो बीजेपी हार्ड कोर, आई रिस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली में एक बंदे ढूंढे जो इनके आईटी सेल के लोग थे। मैंने उनसे बात की कि मैं क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत गालियां मिल रही हैं, बहुत गालियां लोग दे रहे हैं और खामखा दे रहे हैं, हमारा सोशल नेटवर्किंग के ऊपर झगड़ा हो रहा है, आप व्हाई डोंट यू डू समथिंग। वो इनर्शिया में है, लेजीनेस है, उनकी लेजीनेस है,
उनके पास सुनने का समय नहीं है। वो सिर्फ वो इस वक्त वो जिस पहाड़ पे उतरे हैं, ये 5 जो डिफीट हुई हैं उससे थोड़ा सा नीचे उतरे हैं। उनको पता होना चाहिए कि स्पोक्समैन कौन सही स्पोक्समैन है, कौन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बोलेगा। कोई नया एंगल लाना पड़ेगा जिससे कि काम चलेगा। कुछ काम नहीं चलेगा सर अगर कोई एक आवाज जिनकी आवाज होती है उनकी अकेले होने पर भी अगर कोई अपना नजरिया सामने रख रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप उससे असहमत हैं, गलत हैं, तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है। अगर कोई कुछ बोल रहा है कि हमारे देश में ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो आप उसके पीछे पड़ जाइए और उसको ट्रेटर बता दीजिए, देशद्रोही बता दीजिए, गद्दार बता दीजिए। ये हिंदुस्तान तो नहीं है हमारा। एग्जैक्टली। तो देश के लिए फिक्रमंद होना गुनाह कब से हो गया, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जैदी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर देश की फिक्र में कोई बात कही जाए तो उसको सुनना चाहिए, उसके सोल्यूशन पर गौर किया जाना चाहिए, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर उसी शख्स के पीछे पड़ जाना चाहिए जिसने ये बातें कही। अगर उसको इस देश से मोहब्बत नहीं होती तो वो ये बातें क्यों करता, वो छोड़ देता। ये इनकी समझ में नहीं आएगा। समीर भाई, हमारा एक सवाल ये है, अभी अभी अमेरिका ने हाफिज सईद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया। आरएसएस और बीजेपी की बाँछें खिल गई। सारे टीवी चैनल इस पे डिबेट कर रहे थे कि हाफिज सईद अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। वही अमेरिका ये कहता है कि वीएचपी, सनातन संस्था, श्री राम सेना, बजरंग दल, अभिनव भारत ये आतंकवादी हैं। आरएसएस इस पे चुप रहती है। नसरुद्दीन शाह तो अंडर कवर एजेंट हो गए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इंद्रेश कुमार जो है ये राष्ट्रवादी हो गए, जो आतंकवादी लोग घटनाओं में इन्वॉल्व थे। नाम है, किस तरह से क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि देश की 50% जनसंख्या देशभक्ति नहीं है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। तो इन्हें तो 33% बताना चाहिए था, क्योंकि वोट तो 33% ने दिया है, 70% ने तो दिया नहीं। तो 70% जनसंख्या राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। सिर्फ ये 30% लोग जो है ना, ये देशभक्त जो इन्हें वोट दे रहे हैं, और 2019 में वो भी नहीं देंगे। अश्वनी उपाध्याय, चलो नसरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर का नाम लिया और कहीं ना कहीं लिया, गुनाह हो गया। लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी, आपने कब भागलपुर का नाम लिया, आपने कब भिवंडी का नाम लिया, आपने कब मलियाना और हाशिमपुरा का नाम लिया, आपने कब कहना चाहिए बिजनौर मुजफ्फरनगर का नाम लिया, आपने कब मुरादाबाद का नाम लिया, बता देना। ये 100 गिनाना शुरू कर दो तो 100 कत्लेआम है हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद। मिलाकर ये भी कहना चाह रहे थे जैदी साहब कि पॉलिटिकल लोग तो सिलेक्टिव होते ही हैं, लेकिन आम आदमी और नसीर साहब के कद का आदमी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो सबकी बात करे। है बड़ी अजीब बात, लेकिन बात सबकी करे। वो कहीं एक जगह की बात करेगा तो फिर सेलेक्टिविज्म का आरोप लग जाएगा उसके ऊपर। समीर भाई, आरएसएस के तो लोगों से मैं उम्मीद ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के अवशेष हैं। तो नसरुद्दीन शाह के जो परिवार वाले थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। नसरुद्दीन शाह की फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री देखिए ना, कि कौन कौन क्रांतिकारी था देश की आजादी के अंदर, उस फैमिली की क्या भूमिका थी। ये नहीं सोचना चाहिए ये अंग्रेजों के अवशेष नसरुद्दीन शाह उसकी फैमिली को क्या समझेंगे। ये नहीं के लड़ाई में आपकी भूमिका क्या थी। ठीक है जैदी साहब, अब सिन्हा साहब को सुन लेते हैं। अंग्रेजों के अवशेष तुम यहाँ बैठे हो, अंग्रेजों की फटी हुई पैंट पहनने वालों, आज जो देश के लिए लड़ते थे वो देश के लिए गद्दार हो। अरे जैदी साहब पर्सनल कमेंट नहीं, सिन्हा जी, लेकिन ये बताइए कि आरएसएस में, संघ में, आपके संगठन में कभी इस बात पर गौर होता है कि अगर किसी की ये चिंता है, कोई फिक्रमंद है अपने देश को लेकर, तो आप उसी पर आक्रमण कर देंगे, उसी पर अटैक कर देंगे, या फिर कभी सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कभी इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन होगा या नहीं होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल देश की ही चिंता करता है और किसी की चिंता ही नहीं करता। वो ये देशवासी नहीं है नसरुद्दीन शाह साहब। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि वह देश के हित किसमें होगा, वह सारे प्रक्रिया। तो नसरुद्दीन शाह साहब देश हित की तो बात कर रहे हैं। नसरुद्दीन शाह साहब को मैंने साफ कह दिया कि जब, और वो मुझे अधिकार है कहने का, कि जब उन्होंने कहा कि एक गाय का जान महत्वपूर्ण है या
व्यक्ति का। जैसे ही उन्होंने तुलना की, हाँ। तुरंत हम लोगों ने समझ लिया कि ये कम्युनल स्टेटमेंट है, ये स्लीपर सेल का स्टेटमेंट है। और ये वामपंथियों के द्वारा जो ब्रिगेड तैयार की गई है, भारत तोड़ो ब्रिगेड जो तैयार की गई है। अब देखिए जेएनयू में भी यही हुआ था, जेएनयू में भी जो नारे लगे थे, आज चार्जशीट उसकी तैयार होकर के आज कल फाइल हो जाएगी, आज तैयार हो गई है, इसकी न्यूज आ रही है टीवी पर। तो अब आप देखिए उसमें वो टीवी जिसको कि तमाम लोग, ये बॉलीवुड के लोग भी कह रहे थे, बख्शी साहब बैठे हुए अच्छी तरीके से, बहुत से लोग कह रहे थे कि वो वहां का जो सीडी है वो नकली है, वो दिखाया नहीं जा रहा, उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। अब ये सारा फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके चार्जशीट तैयार हो गई है कि वो बिल्कुल सीडी ठीक है, उसमें किसी को ऐतराज नहीं है, ठीक है, चार्जशीट दायर हो, वहां भारत के नारे लगे, वहां पर जिसके उपलक्ष्य में वहां बुलाया गया था, भाषण किए जा रहे थे, वो सारा कुछ देश देख रहा था। अब जब चुनाव आया है, तो जब चिंता होने लगी है, तो यह निश्चित रूप से वो देखा है जब हाई कोर्ट के गुंबद पर जाकर आप भगवा फहराने लगते हो। कैसे देखिए जो झंडा कमेटी 1936 से बनी थी, जयदी साहब सुनिए, इतिहास के अगर आप विद्यार्थी रहे हो, इरफान हबीब का इतिहास नहीं पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए। झंडा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो भगवत, वो सुनिए, वो देश के ध्वज जो होना चाहिए, तिरंगे का सम्मान करना सीखिए। तिरंगा इसी परिवार ने बताया था, यानी आपको तिरंगे से प्रॉब्लम है, तिरंगे से भी प्रॉब्लम है। गांधी जी ने उसे मतलब तिरंगे से भी प्रॉब्लम है, लेना चाहते हैं आप इस देश में। सलाम करो अभिनंदन सरकार। इस देश की सनातन संस्कृति का जो प्रतीक है वो भगवा ध्वज है। और काका काकेलकर सुनिए, हार्डिकर साहब, और उसमें जितने 7 लोग कमेटी में थे, जो कहना चाहिए वो सबने एक मत से कहा था तिरंगा बदल देना चाहिए, भगवा होना चाहिए, तिरंगे की जगह भगवा ध्वज चाहिए आपको। तब तिरंगा आया ही नहीं था, तब तिरंगे के बारे में विचार हो रहा था। आज की बात कीजिए, मैं आज के लिए सवाल, मैं 1936 की बात कर रहा हूँ जब झंडा कमेटी बनी थी। और अब आज तो तिरंगे से कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए भगवा ध्वज भी है, हमारे लिए हमारे देश का झंडा तिरंगा भी हमारे लिए प्यारा है। आपके लिए होगा, लेकिन देश हिंदुस्तानियों के लिए, देशवासियों के लिए सिर्फ तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज। आप गलत बोल रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, बोल रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जनता की चोट पर कहता हूं, देशवासी जनता की चोट पर कहेगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। संस्कृति के परंपरा का प्रतीक नेशनल फ्लैग तिरंगा और है, हमारा गुरु है। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए एक रंग लोगों का नहीं है? आपके लिए एक रंग, आपके लिए एक रंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए तीनों रंग इंपॉर्टेंट है, हरा भी, केसरिया भी और सफेद भी। आप भगवा ध्वज के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप ये बताइए, भगवा ध्वज के खिलाफ नहीं, दुनिया में राष्ट्रीय संघ की शाखाएं लगती है, भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं, और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान आप ये गलत बात कर रहे हैं। आपने बहुत हमारा अपमान किया, मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आपको वापस लेना चाहिए, आपको वापस लेना चाहिए कि आप राष्ट्रीय ध्वज की तुलना भगवा से कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय ध्वज नहीं, भगवा ध्वज होना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये बात वापस लेनी चाहिए। मैंने आपको ऐतिहासिक बोले, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि देश का राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ तिरंगा है, भगवा ध्वज कैसे? कोई भगवा ध्वज नहीं है राष्ट्रीय ध्वज। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि भगवा ध्वज बनाने आज की बात कीजिए, 2018 की बात गांधी जी ने नहीं माना था। जी जी जी, सुफियान पहले संविधान के तहत अपने आप का पंजीकरण कराइए, फिर बोलिए। तुम तो पंजीकृत नहीं हो, इसलिए बोलने का अधिकार ही नहीं। जी आमिर साहब, नहीं, अरे एक मिनट, अच्छा ठीक है, पार्टी नहीं है संविधान। अच्छा लेफ्ट और राइट, पार्टी के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, थोड़ा सा थोड़ा देर सब्र कर लें, पार्टी नहीं है, थोड़ा देर सब्र कर लें। एक मिनट, सुफियान निजामी साहब, पृथ्वीराज चौहान साहब, अच्छा हो गया, अरे भाई राष्ट्रीय ध्वज की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उस पर क्यों बयान देना? और आप चले हैं, एक मिनट, इस देश के संविधान को आप रजिस्टर कराने चले, कौन भाई करेगा इस देश का? बताओ किस कहा है सोसाइटी का? वो सोसाइटी है, ठीक है, संविधान, इस देश का संविधान। हो गया सिन्हा जी, गद्दार हो तुम, हो गया, फिर अच्छा वो भी गद्दार हो गया, बिल्कुल गद्दार है। ये आदमी संविधान को कह रहा है पंजीकृत कराओ, ये बताओ कि ये देश संप्रभु है, बस हो गया सिन्हा जी, संविधान हो गया, आराम से, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सुफियान निजामी साहब,
पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह के बयान को सपोर्ट करते हुए कि देश के सेकुलर लोग आज भय के माहौल में जी रहे हैं। हमें डर है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद वापस आई तो ना संविधान बचेगा, ना ही इस देश का लोकतंत्र बचेगा। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन शाह के बयान के जरिए भी पॉलिटिक्स की जा रही है? जितना बड़ा डर है नहीं, उससे कहीं ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक पॉइंट यह भी है। देखिए समीर भाई, मेरा यह मानना है कि अगर किसी चीज में एतदाल नहीं होगा, मेयाना रवि नहीं होगी, तो उस चीज का नुकसान हमेशा समाज को उठाना पड़ेगा। जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब ने अपना एक पॉइंट और अपना एक नजरिया जाहिर किया, उसके खिलाफ न जाने कितने फतवे निकल आए आरएसएस की तरफ से, किसने गद्दार कहा, किसी ने पाकिस्तान भेजा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, जिसमें से आप, जिसमें नहीं, अभी आपने कहा कि आप, अरे साहब, अरे आप तो आरएसएस के प्रवक्ता हैं भाई, आप तो आरएसएस की तरफ से बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा। और दूसरी चीज ये ठीक है, मैं समझ गया। दूसरी चीज देखिए यह है, जब सिन्हा साहब ने बखूबी इस बात को वाजे किया है कि इस देश के तिरंगे से ऊपर भगवा झंडा है, तो फिर हमें किसी चीज पर एतराज करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि दो चीजें हैं, दो विचारधाराएं। एक विचारधारा तो वो है कि जिसको सिन्हा साहब लेकर चलते हैं, और एक विचारधारा वो है कि जिसको दूसरी पार्टी के लोग या दूसरे गिरोह के लोग नसीरुद्दीन शाह साहब की हिमायत के नतीजे में अपने फेवर में करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जैसे उपाध्याय साहब ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई रेप पीड़ित था, ये बयान देती है कि आगे ये घटना ना हो और मुझे डर लगता है, तो क्या आप उसको इस मुल्क से निकालकर बाहर फेंक देंगे? किसी का शौहर अगर इस मुल्क में मॉब लिंचिंग के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, गाय के नाम पर कत्ल किया जाता है, तो क्या आप उसके बोलने का अधिकार छीन लेंगे? और दूसरी बात देखिए यह है कि जो अवनीश साहब है, इनकी बात में देखिए विरोधाभास जाहिर है। इन्होंने कहा कि साहब केरल का जिक्र नहीं किया, कन्नौर का जिक्र नहीं किया, वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं किया, वहां इतने लोगों को कत्ल किया गया। मैं भी तो यही बात कह रहा हूं कि भाई आरएसएस के लोगों का कत्ल किया जाए या मुसलमानों का कत्ल किया जाए, यकीनी तौर पर इस मुल्क में ऐसी हवा है कि जो एक दूसरे की जान लेने के ऊपर तुले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आरएसएस वाले मारे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो और हमदर्दी होनी चाहिए आपको नसीरुद्दीन शाह साहब के बयान से। हमदर्दी होनी चाहिए। और आपने जब अपनी जुबान से खुद कहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस तरीके की घटनाएं हैं, तो आपको खुद वजीर आजम साहब से मिलकर इस बात पर चिंता जतानी चाहिए और इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि आगे भी इस तरीके की घटनाएं ना हो। बिल्कुल। अरुण बख्शी साहब, और जहां तक ये बात उन्होंने कही जिसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है कि भाई गाय से ज्यादा कीमती इंसान की जान है, इंसान की जान कैसे कम कीमती हो गई गाय की जान से? इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो यही है कि जब बुलंदशहर वाला मामला सामने आया और उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पीट कर मार दिया गया, फिर गोली भी मार दी गई और उनकी जान ले ली गई, तो उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और उसके बाद जो लेटर इश्यू हुआ, शासनादेश जिसको कहते हैं, वो लेटर जब इश्यू होता है तो उसमें सुबोध कुमार सिंह की हत्या और हत्यारों को पकड़ने का जिक्र नहीं था, उसमें 6 बार गौकशी का जिक्र जरूर था कि भाई गाय किसने काटी वो पकड़ा जाए, वो पकड़ा जाए। तो उसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई क्या इस देश में इंसान की जान कम कीमती हो गई है क्या गाय से? तो ये कहकर क्या गलत किया नसीरुद्दीन शाह साहब ने? नहीं समीर, अरुण बख्शी साहब, जिस आरएसएस को मैं जानता हूं, जिनके कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूं, जिनकी विचारधारा को मैं समझता हूं और जिनको सुनता हूं, मैं कभी कभी उन लोगों के बीच में बैठता हूं, वो तो पहली गोली कार्यकर्ता खुद अपनी छाती पे खाता है। लेकिन यहां पे जो उनके स्पोक्समैन हैं, आई थिंक दे आर नॉट करेक्ट, दे आर इनकरेक्ट पीपल, टोटो इनकरेक्ट पीपल। मजम्मत करता हूं उनकी। वो आरएसएस का जो नजरिया है वो अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पर्सन को आप इनकरेक्ट कर रहे हो और आप संघ के भी व्यक्ति को इनकरेक्ट कर रहे हो। आप वही करेक्ट हो भाई साहब। बिल्कुल 100% आपको लगती है, आपका जो जोश है वो ओवरफ्लो हो रहा है, आप अपने जोश को संभाल के रखिए, आगे जाके काम आएगा। आपका जोश जरा ओवरफ्लो हो रहा है। और दूसरी बात यह है, एक आदमी ने कल एक बोला है, एक आदमी ने कोई कहता है कि हम भगवान सर, एक आदमी कल बोलता है और उसके बाद में जो आरएसएस है
उसको अरुण बख्शी साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले। जी, आरएसएस को ये जो अभी बैठी हुई है ना ये 70+ की जो आरएसएस है इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। दिस इज बैड। जो मैं विचारधारा करना चाहता हूं, अगर गाय का है, अगर गाय को संभाल के रखो ना यार। अगर एक सुबोध मरता है तो एक इंस्पेक्टर मरता है जो अपनी ड्यूटी पे मरता है, आप उसका ख्याल कीजिए। अगर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि यहां पे गाय की कीमत ज्यादा है। आप उसमें से धर्म का एलिमेंट निकालिए ना सर, धर्म का एलिमेंट निकालिए। उसमें से ये देखिए, एक आदमी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है वो मरता है, या आप संभालिए गाय को। अगर गाय के लिए हम सब लोग, ये गौ माता है भाई, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, एक बार सुनिए, बहुत हो गई बातें, देवी है हमारी, लेकिन सवाल ये पैदा है, सुनिए मैं आपको बताता हूं। बोलिए सुनी जी, बोलिए। एक आम हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदुस्तानी जब बोलेगा तो यही बोलेगा, क्या इस देश में गाय की जान ज्यादा कीमती हो गई है क्या इंसान से? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में है, और आप ऐसी सोच को कमजोर करार दे रहे हैं। वो बंदा अपनी ड्यूटी पे मरा है। एक बार सुनिए, एक बार सुन लीजिए, बख्शी साहब ने आपको बहुत सुन लिया, सुन लीजिए। बख्शी साहब बहुत सुन लिया, बख्शी साहब बहुत सुन लिया, सुन लीजिए। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, संविधान लगा हुआ है। इसी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुकाम होता है, 300 लोगों ने मिलकर बनाया। एक बार सुनिए भाई साहब, भाषणबाजी बंद कर दीजिए, सुनिए पहले। 2019 में इसी संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, इसी संविधान, हमारे पीछे ये जो संविधान दिख रहा होगा आपको शायद बैकग्राउंड में, इसी संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, गाय की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और महात्मा गांधी ने तो बोला था, की रक्षा करना तो राष्ट्र, इसको माता घोषित करिए। तो गाय की रक्षा करना कीजिए। एक बार प्लीज, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। इंसान की रक्षा एक मिनट, मैंने बहुत ध्यान से सुना, मैंने बहुत ध्यान से सुना। सुन लीजिए पहले, जो गाय को मारेगा, मैं पूछ रहा हूँ जो संविधान में नहीं लिखा, एक बताइए, अगर कुरान को पैर से कुचला जाएगा आपको मंजूर होगा क्या? अगर कुरान को उठा के पैर से कुचला आपको मंजूर होगा क्या? जो लोग एक कुरान का पढ़ना फटता है, तलवार निकलते हैं, वही लोग गाय काटते हैं। शर्म नहीं आती आपको? गाय हमारी माता है, गाय की हम पूजा करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, गाय की हम पूजा करते हैं, आपका कुरान का एक पन्ना अगर फट जाएगा, आप तलवार लेके निकलते हो। आप कुरान के एक पन्ना फट जाएगा, छोड़ोगे हो, और ऊपर से गाय को छोड़ते हो। अरे गाय की हम पूजा करते हैं, हमारे लिए आदमी पूजा, हमारे लिए आदमी का जीवन जितना इम्पोर्टेंट उतना गाय की है। पूजने चीज को गाय की आप पूजा कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, उसमें कौन रोक रहा है? और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने आप गाय की पूजा करने से रोक दिया था क्या किसी को? मैंने कहा जो उनको कत्ल कर दिया गया, बात अलग है बिल्कुल। गाय का सम्मान, गाय का सम्मान हिंदुस्तान में है। एक बार सुनिए, अलग नहीं है, एक्सपोर्ट को बंद जिसने कराएंगे कि ये नहीं इंस्पेक्टर को मारा, एक बार सुनिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कुछ और यहाँ पर कुछ, ये नहीं हो सकता ना। बहुत हो गया, संगी गुंडा बहुत हो गया। गोवा में जाकर बदल कैसे जाती है? नॉर्थ ईस्ट में बदल कैसे जाती है? पूरे देश में बैन लगाइए ना, पूरे देश में बैन लगाइए गो हत्या पर। गोवा में गाय वो हो नहीं रहा। जिसने सुबोध कुमार सिंह को मारा वो भी राक्षस, जिसने गाय को काटा वो भी राक्षस। मैं दो शब्द कह रहा हूं, जिसने सुबोध कुमार को मारा वो भी राक्षस, जिसने गाय को काटा वो भी राक्षस। और दोनों का एक बराबर होना चाहिए, दोनों का बराबर। ये जो गाय काटने वाले ये भी राक्षस है, ये जो गाय खाने वाले ये भी राक्षस। ये जो बॉलीवुड में बैठे हुए वो क्या है? ये नसरुद्दीन शाह टाइप के जो गौभक्षक है, ये जो भाषण देते हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूँ, वो भी राक्षस। जिसने अखलाक को मारा वो भी अखलाक को मारा वो भी राक्षस। जिसने गाय, उसको तो आप तिरंगे में लपेटते हैं, उस कह रहे हैं, देखिए वो जिस अखलाक ने गाय को मारा वो अखलाक भी राक्षस। बिल्कुल, जिस अखलाक ने गाय को मारा वो अखलाक भी राक्षस, और जिसने अखलाक को मारा वो भी राक्षस। जो पहलू खान गाय काटता वो भी राक्षस, और जिसने पहलू खान को मारा वो भी राक्षस। जो गाय काटने वाला पहलू खान था वो भी राक्षस, वो भी राक्षस। मैं दोनों को राक्षस कह रहा हूं। गाय भी नहीं काटी बेचारा, वो तो गाय को दूध, अरे पहलू खान ने गाय काटी, अखलाक ने गाय काटी, लोगों ने ऐसा अखलाक ने गाय काटी थी, पहलू खान ने गाय काटी थी।
गाय आज का तक दूध एक भी मांगते हुए भी मुसलमान डरता ऐसा है। नहीं मारा गया। ऐसा भाई देखिए कानून के हिसाब से ही काम होगा ना, मैं क्या अश्विनी जी, कह रहा हूं? कानून के हिसाब से ही काम होगा। ये जो जब हमें भाव सरकारें, है, हमारे सियासतदान ये कहते हुए नजर आएंगे, कानून बना हुआ है। ऐसा अरे भैया ऐसा कुछ नजर आएंगे जिससे मैसेज ये जाएगा कि भाई एक गाय की जान जो है वो ज्यादा कीमती हो गई इंसान की जान से, तो सवाल उठेंगे। और इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक आपसे ये सवाल पूछेगा कि भाई गाय की जान ज्यादा कीमती हो गई क्या इंसान से? और अगर कोई ये पूछ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, वो ये क्यों कह रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए। समीर आप हम मुझे एक शब्द का जवाब दीजिए। कुरान भी एक किताब है, नॉर्मल किताब, एक कहानी वाली किताब भी किताब होती है। आप नॉर्मल किताब को पैर से रगड़ सकते हो, कुरान को पैर से रगड़ सकते हो क्या? मुझे यहां बैठे हुए आप लोग एक जवाब दे दो। एक सामान्य कहानी की किताब भी किताब होती है, पेपर की बनती है। ये कुरान भी जो किताब है पेपर की बनी हुई है। एक सामान्य कॉपी किताब को आप पैर से कुचल सकते हो, कुरान को कुचल सकते हो क्या? नहीं कुचल। इसका ताल्लुक है, यही ताल्लुक है। हमारे लिए गाय उतनी पवित्र है जितना आपके लिए कुरान पवित्र है। हमारे लिए गाय उतनी पवित्र है जितना आपके लिए कुरान पवित्र है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इससे कौन इत्तेफाक नहीं रखता? आपके पास यूपी में बाकायदा क्राइम है, जहां हम बैठे हैं वहां पर क्राइम है, कम से कम गोवा में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप पूरे देश में बैन कीजिए गौ हत्या को। ये कैसे हो सकता है कि यूपी में गौ हत्या जो है वो कानूनन जुर्म है और दूसरे स्टेट में नहीं है? हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, तो सबसे पहले पूरे देश में बैन होनी चाहिए, कर दूं, लेकिन वो हो नहीं रहा। अश्विनी जी की खिदमत में एक बात नहीं कर दूं, जितना गाय आपने किया है ना, आप देखिए कोई मुसलमान ना गाय खाता है ना काटता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान गाय का दूध भी ना पिए, हम उसके लिए भी राजी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमान गाय का दूध ना पिए तो आप कह दीजिए हम वो भी नहीं करेंगे। मतलब इतना मत डराइए के नाम पर, मुसलमान दूध पीने का नाम भी ना। बिल्कुल। अरुण बख्शी साहब, क्या जिस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं डर फैलता है क्या? आखिर लास्ट कमेंट। और अगर डर फैलता है तो उसको रोकने के लिए अब क्या किया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग फिक्रमंद तो हैं नसीरुद्दीन शाह की तरह। सर इट प्रूव्स ए पॉइंट जो अभी सर ये जो अभी तक ये कॉन्वर्सेशन जो अभी हो रही है, आपको लगता नहीं है कि ये माहौल खराब हो रहा है? काफी माहौल खराब हो चुका है। आप कुरान शरीफ के बारे में इस तरह से कैसे साहब, आपके लिए गाय पवित्र नहीं होगी, गौ माता को आप संभालिए ना, जानवर होगी, राज आपका है। गाय गौ माता है, हम गाय की पूजा करते हैं। आपके लिए गाय एक जानवर होगी, आपके लिए गाय एक मांस का टुकड़ा होगा। हमारे लिए गाय कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए गाय कोई बकरी नहीं है कि आप उसको बकरीद पे खा जाओ। आप हमारे लिए बकरी नहीं है, आप बकरा खाइए, गधा खाइए, घोड़ा खाइए, लेकिन गाय को मत खाइए। अश्विनी जी प्लीज, अश्विनी जी, आप गाय को कूड़ा अश्विनी जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे भड़काऊ अल्फाज हमारे जुबान से ना निकले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, इसकी बात हो रही है। प्लीज ख्याल रखिए थोड़ा। बख्शी साहब जल्दी से लास्ट कमेंट सर, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। सर मैं आपको बताऊं, यही बातें जो हैं, I tell you, Mr. Modi is suffering from these kind of people. Mr. Modi, Mr. Shah, जिन्होंने आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े साम्राज्य के इतने अच्छे लीडर हैं, they are suffering due to this kind of thing. They have to take care of this. माहौल खराब हो रहा है सर। अगर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, we endorse that. Simple as that. ये इन बातों में ऐसे यही लम्हा फिक्रिया है, यही है। आपसे पूछ रहा हूँ बख्शी साहब, आप कुरान का एक पन्ना फाड़ के सिगरेट देश का माहौल खराब हो रहा है। भगवान राम को देश जैसे कुरान पवित्र है वैसे गाय पवित्र है। चलिए लबोलवाब ये अरुण बख्शी साहब पूरी तरह से एंडोर्स कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के बयान को और कह रहे हैं कि फिक्रमंद तो होना चाहिए, ऐसे हालात हैं। अब इस देश की सरकार को और सरकार में मौजूद जो पार्टी है उसको यह सोचना पड़ेगा कि हम अगर कोई ऐसी बातें कह रहा है, फिक्र जता रहा है, तो उसकी चिंता का समाधान किया जाए, सॉल्यूशन दिया जाए, या फिर उस पर गद्दार होने का ठप्पा लगा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए आप सभी का। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर, शुक्रिया।